अगर मैं गिनती में सही हूँ तो अराउंड मैंने 10 से 15 प्रीलिम्स दिए हैं, जुडिशरी के भी, एपीओ के भी, पीएसयूज के भी, और मेरा एक भी क्लियर नहीं होता था। तब हमें शक हुआ थोड़ा सा कि ये नॉर्मल बीमारी तो नहीं हो सकती है। मैं अपने रूम में ही बंद रहती थी, हर वक्त अंधेरा करके रखती थी वहां पर। फिर आता है 2019 साल, जो कि मेरी जिंदगी का शायद सबसे ही दर्दनाक साल रहेगा ताउम्र। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तज़ीन बिनते वहीद है और मैंने हाल ही में 2 स्टेट जुडिशरी क्वालिफाई किया है। एक में मेरी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है वेस्ट बंगाल जुडिशरी में, और एक में मेरी ऑल इंडिया 20 रैंक है बिहार जुडिशरी में। लेकिन यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं था, और हर किसी की तरह मेरी भी कहानी है जो यहाँ आज मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे कस्बे मौदाहा से। और हाँ, ये वही मौदाहा है सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम का, आपको पता ही होगा। तो जब मेरी पैदाइश हुई उस वक्त लड़कियों का पढ़ाना इतना कुछ खास इनकरेज नहीं था वहां पर। वही पैट्रियार्कल सोच थी कि 20-21 साल की हो जाएगी और इसकी शादी कर दी जाएगी, तो पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा। तो मेरे पैदा होने के बाद भी वही चीज फॉलो होनी थी। स्टार्टिंग में मुझे एक ऐसे ही स्कूल में डाल दिया गया था कि मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए एजुकेशन हासिल कर सकूं। उसके बाद शायद मैं 20-21 साल की हो जाती तो मेरी शादी कर दी जाती आम लोगों की तरह, और शायद मैं आज किसी का घर संभाल रही होती। लेकिन एक इंसान था जिसको मेरी ऐसी जिंदगी हरगिज मंजूर नहीं थी, और उसने पूरी कोशिश करी कि मेरे साथ वो पैटर्न रिपीट ना हो। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपनी कहानी की मुख्य किरदार की, या आप उन्हें हीरोइन भी कह सकते हैं, मेरी माँ, मेरी अम्मा हिना कौसर की। वो खुद भी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और स्पोर्ट्स में तो वो नेशनल खेलने वाली थी। बट हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती है, तो 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई और उन्हें फिर सब छोड़ के घर बैठना पड़ा। तो ख्वाबों का टूटना क्या होता है, उनको देखकर वो मुकम्मल ना हो, उसकी अज़ियत क्या होती है, मेरी माँ को बहुत अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरे साथ वो पैटर्न रिपीट ना हो। इस्लाम में कहा गया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो आप वहां भी जाइए। मेरी माँ चीन तक तो नहीं, लेकिन मौदाहा से लखनऊ जरूर आई। तो यहाँ से मेरी पढ़ाई का जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। उस वक्त मेरे पापा कांस्टेबल की पोस्ट पे थे और मेरा भाई भी पैदा हो गया था, और हम लोग लखनऊ में रेंट के घर पे रहते थे। तो फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं थे हम लोग। तो मेरी माँ ने भी काम करना स्टार्ट किया ताकि वो हमें हमारे ख्वाबों को सपोर्ट कर सके। जब मैं 8th क्लास में आई, मेरी उम्र महज 13-14 साल की होगी, तो मेरी माँ बीमार पड़ गई। और हमें लगा कि ये नॉर्मल बीमारी है, क्योंकि मेरी माँ ने हमें कुछ ऐसा बताया ही नहीं था। जब भी उन्हें पूछो तो वो ऐसे ही बोलती थी कि कुछ खास नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल जाना रेगुलर होने लगा, और जब उनकी सर्जरी हुई तब हमें शक हुआ थोड़ा सा कि ये नॉर्मल बीमारी तो नहीं हो सकती है। फिर मुझे पता करना था कि मेरी माँ को क्या हुआ है। पता करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर डिजीज है। कैंसर शब्द उस वक्त मैंने पहली बार सुना था। उस वक्त इंटरनेट इतना एक्सेसिबल भी नहीं था, ना ही स्मार्टफोन्स होते थे कि हम पता लगा लें कि ये किस तरह की बीमारी है और कितनी सीरियस है। तो जब हमें इस बात का इल्म हुआ कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इसमें जान तक जा सकती है, तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे, और हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ को इस तरह से देखना हरगिज कबूल नहीं होता है। फिर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनका ट्रीटमेंट कराया, और मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो गई, क्योंकि उस वक्त उनकी कंडीशन उतनी सीवियर नहीं थी। फिर 11th-12th करने मैं एएमयू चली गई। लेकिन यहाँ से मेरी कहानी बदलती है, क्योंकि 12th करते करते ही मेरी अम्मा फिर से बीमार पड़ गई, और इस बार उनकी बीमारी थोड़ा अपग्रेड वर्जन में आई थी। ये चीज हमारे लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि अभी तो अम्मा हमारी ठीक हुई थी, उसके बाद फिर से वही बीमारी। तो हम लोग सब लोग काफी सदमे में चले गए थे। उसके बाद मेरी अम्मा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ये वही वक्त था जब मुझे अपना करियर डिसाइड करना था कि मैं किस जगह अपना करियर चाहती हूँ। और ऑनेस्टली मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। मैंने जामिया का जर्नलिज्म भी दिया था और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे था कि शायद मैं इसी सब में चली जाऊँगी या कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करती, लेकिन लॉ मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरी माँ बहुत क्लियर थी कि उनको मुझे लॉ ही कराना है, क्योंकि शायद वो मुझे एक ऐसा इंसान बनाना चाहती थी जो अपने लिए तो स्टैंड ले ही और दूसरों के लिए भी ले। मैं बहुत क्लियर नहीं थी, तो मैंने अम्मा की बात मानी और मैंने लॉ में ही दाखिला ले लिया।
क्योंकि मेरी अम्मा का उस वक़्त ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मज़बूत नहीं थी कि मैं एक एनएलयू अफ़ोर्ड कर सकूँ। एनएलयू मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिनको पता होगा उन्हें ये जानते होंगे वो लोग कि एनएलयू की फ़ीस बहुत हाई होती है, जो कि मैं उस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं की और मैंने एएमयू में दाखिला ले लिया लॉ में, क्योंकि उसका लॉ अच्छा है और उसकी फ़ीस काफ़ी फ़ीज़िबल भी है। फिर लॉ में ही स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो मुझे उतना पसंद नहीं था और ना ही मुझे समझ में आता था। लेकिन क्योंकि मेरी अम्मा चाहती थी तो मैंने बहुत सिंसियरली पढ़ाई की और इसी बीच मुझे लॉ कब अच्छा लगने लगा, कब मुझे वो मज़ेदार लगने लगा, मुझे खुद को ही नहीं पता था। इस पूरे दरमियान मेरी माँ बीमार ही थी और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस पूरे ही वक़्त में कभी मेरी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार मुझे लगता था कि मैं उनके पास रखूँ, उनकी केयर करूँ, बट उनका यही कहना था कि मुझे चाहे जितनी तकलीफ़ हो जाए, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। शायद इतनी निस्वार्थ और इतनी हिम्मत वाली एक माँ ही हो सकती है, इसलिए उसे भगवान का रूप भी कहते हैं और उसके पैरों में जन्नत भी है। उसके बाद मेरी अम्मा का ट्रीटमेंट चलता रहा और मैं पढ़ाई करती रही। फिर आता है 2019 साल, जो कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे ही दर्दनाक साल रहेगा ताउम्र। मेरी अम्मा जो थी वो इंतकाल कर गई, कैंसर से ही लड़ते-लड़ते। ये जो वक़्त था इसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि ये कैसा वक़्त था। मेरे लिए ये एक काफ़ी ही ज़्यादा हॉन्टिंग फ़ेज़ था। मेरे लिए एक रुक सा गया था ये वक़्त, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो इंस्पिरेशन था, जो ड्राइविंग फ़ोर्स थी मेरी, वो मेरी अम्मा ही थी। उनकी वजह से ही मैं ये ज़िंदगी जी रही थी, मैंने लॉ किया था, सब कुछ उन्हीं की वजह से था और वो ही नहीं थी आज। उनको ही मुझे वो उनका ख्वाब मुकम्मल करके दिखाना था और अब वो चली गई थी। मेरे आस-पास उस वक़्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ़ अंधेरा ही दिख रहा था। मैंने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया था और ये वही वक़्त था कि मुझे डिप्रेशन के भी थोड़े-थोड़े साइन्स आने लगे थे। मैंने अपने आप को एकदम सोशल लाइफ से कट कर लिया था। दोस्तों से मैं एकदम कट हो गई थी। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, उनसे मिलना-जुलना बंद कर दिया था। इनफैक्ट काफ़ी वक़्त तक तो मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। मैं अपने रूम में ही बंद रहती थी, हर वक़्त अंधेरा करके रखती थी वहाँ पर और कई बार ऐसा होता था कि बिना किसी वजह के मैं रोने लगती थी और मैं रो रही हूँ, पूरा-पूरा दिन रो रही हूँ, अकेले उस चारदीवारी में। क्योंकि शायद आप जब किसी अपने माँ-बाप को खोते हैं ना, तो वो जो इमोशन होता है, वो अपने आप में इतना हेवी है कि आप उसको सिंक इन ही नहीं कर पाते हैं। तो जब तक ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस चीज़ को सिंक इन करने का, उस वक़्त तक आप बहुत ही डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तो मैं भी वही इरिटेटेड थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, अनॉयड थी काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी बिल्कुल। फिर अम्मा के ट्रीटमेंट के बाद और उनके जाने के बाद हम लोग के पास थोड़ी-सी फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी, क्योंकि उनका पूरा ट्रीटमेंट का जो खर्चा था वो भी था, मैं भी थी पढ़ने के लिए और मेरा भाई भी था। तो मेरा पूरा क्लियर था कि मुझे अपना लॉ कंप्लीट करना है, उसके बाद जॉब लेनी है और सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। फिर हो जाता है लॉकडाउन। और जैसा कि आपको पता है कि जॉब्स बिल्कुल ही मुश्किल थी वहाँ पर, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, मेरे साथ भी वही था। काफ़ी जगह अप्लाई किया, मुझे तो याद है मैंने शायद 50 से भी ऊपर जगह अप्लाई किया है और कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। मुझे तो कोई ईमेल भी नहीं आता था रिजेक्शन एक्सेप्टेंस का और एक बहुत ही क्लियर जॉब मुझे याद है, वो 15,000 की जॉब थी, वर्क फ्रॉम होम था, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जब मेरा इंटरव्यू लिया कि हम फ्रेशर्स को 7,000 से ज़्यादा नहीं देते हैं। मैं इतनी डेस्परेट थी उस वक़्त कि मैंने वो ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लिया और आखिर में उन्होंने मुझे तब भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो एक पुश था मेरी लाइफ़ का, आई थिंक वो सबसे पहला पुश था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। फिर मैंने अपना डायरेक्शन चेंज करने का सोचा, मैंने सोचा अब मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मेरे दोस्त भी इसी फ़ील्ड में थे, तो मेरे लिए पाथ क्लियर था। तो मैंने अपना जो पहला एग्ज़ाम था, वो मैंने दिया था सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर का, सेल्फ स्टडी से, जो मेरा 0.5 से ही रहा था। तो फिर मुझे वो दूसरा पुश था, मुझे लगा मैं इस फ़ील्ड में कुछ कर सकती हूँ।
क्योंकि पहले मुझे लगता था 3 टियर के जो पेपर होते हैं वो मेरे बस में नहीं है, मैं इतनी कैपेबल ही नहीं हूँ कि मैं वो क्वालीफाई कर पाऊँ। क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए तो आप अगेन आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो वो मेंटल प्रेशर शायद मुझे लगता था मैं नहीं हैंडल कर पाऊँ। बट मैंने इसी की तरफ अपनी पूरी तैयारी रखी, मैं दिल्ली गई, मैंने कोचिंग की और मैंने अपना होल हार्टेडली पूरी इसमें अपने आप को झोंक दिया। लेकिन कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आगे जुड़ने वाले थे जिसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने अपना तैयारी पूरी की और फिर मैंने एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे फिर से सेटबैक्स मिलना स्टार्ट हो गए। मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होते थे। मैंने इतने प्रीलिम्स दिए और मेरे एक भी नहीं क्लियर होते थे। अगर मैं गिनती में सही हूँ तो अराउंड मैंने 10 से 15 प्रीलिम्स दिए हैं, जुडिशरी के भी, एपीओ के भी, पीएसयूज़ के भी और मेरा एक भी क्लियर नहीं होता था। तो फिर मुझे सेल्फ डाउट होने लगा फिर से क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, उनके क्लियर हो रहे थे एग्ज़ाम तो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी भी आपको थोड़ी आ जाती है। फिर एक इंसान मेरे पास आया, जो मुझसे उम्र में छोटा था लेकिन मेरा बड़ा भाई बन के आया, मेरा छोटा भाई। उसने मुझसे कहा कि "अप्पी घबराओ नहीं, हो जाएगा तुमसे, हौसला रखो।" और मेरे ज़हन में वो बात हर वक़्त घूमती रहती थी कि तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है बेटा। तो फिर मैंने अपने भाई को देखा और अपनी माँ की बात याद की और फिर से एक आखिरी बार अपने अंदर हिम्मत भरी और मैं फिर से तैयारी में जुट गई। तो मैंने सोचा था कि 2024 तक मुझे हर हालत में एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। अगर इन केस नहीं होता है तो फिर मैं कुछ और देखती। 2023 में वेस्ट बंगाल जुडिशरी का नोटिफ़िकेशन आया और फिर मैंने ये प्रीलिम्स दिया। ये मेरा पहला प्रीलिम्स था जो क्वालीफाई हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली मैंने वो जो साइकिल थी उसको ब्रेक कर लिया था और मेरे लिए मेरा बेस्ट चांस था। तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी इसमें। फिर इसका जो मेंस होता है, वो काफ़ी एग्ज़ॉस्टिव होता है, 11 पेपर होते हैं इसमें और आप सुबह जाते हो, शाम में आते हो, तो बॉडी पे काफ़ी एग्ज़ॉशन हो जाता है और इस वजह से मुझे 100 डिग्री का बुखार भी हो गया था इस बीच। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपना बेस्ट देना था, तो मैंने इसमें अपना जितना कर सकती थी मैंने दिया। इस बीच काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे कि तुम क्यों अपना फाइनेंसेस वेस्ट कर रही हो, अपना वक़्त वेस्ट कर रही हो, क्योंकि बंगाल में वो लोग नहीं लेते हैं बाहर वालों को, क्यों तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। बट मैंने अपने आप पे यकीन रखा, मैंने अपने अल्लाह पे यकीन रखा और मैंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से बेस्ट किया और इस वजह से मैंने बंगाली लैंग्वेज भी पूरी सीखी है ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। फिर मेरा मेंस क्वालीफाई हुआ, उसके बाद इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं सीरियल नंबर में फर्स्ट थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं इतना घबराई हुई थी कि इंटरव्यू के वक़्त मुझसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछा गया था और मैं वो भी नहीं दे पाई थी। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देकर आई तो मैं खुद से सैटिस्फाइड नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया है और शायद मेरा नहीं होगा। इसी के साथ-साथ बिहार जुडिशरी भी चल रहा था, दोनों नोटिफ़िकेशन साथ में ही आए थे। फिर मैंने बिहार प्रीलिम्स भी मैंने दिया था, उसमें जीके जीएस का पोर्शन होता है काफ़ी, उसकी मैंने काफ़ी तैयारी की थी। तो जब मैं प्रीलिम्स देकर आई थी, तो मेरे हिसाब से मेरा जो पेपर था, वो ठीक हुआ था और बाहर जितने लोग थे, वो सब कह रहे थे, "बहुत ईज़ी पेपर है ये तो, इतना हलवा पेपर कौन बनाता है जुडिशरी में?" और मुझे एकदम से लगा कि वाओ! मैंने तो ठीक ही गया मेरा पेपर, इतना आसान तो नहीं था। बट वो लोग ऐसे बोल रहे थे। मुझे फिर से सेल्फ डाउट्स आने लगे कि मैंने बेकार में ही मैं मेहनत करती हूँ और नहीं होता है कुछ भी, क्यों ही मैं मेहनत करती हूँ, ये सब मैं सोचने लगी। बट लकीली मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया और ये मेरा सेकंड प्रीलिम्स था जो क्वालीफाई हुआ था। इसका मेंस था फिर और इसका मेंस भी काफ़ी एग्ज़ॉस्टिव होता है, 8 पेपर होते हैं इसमें, हिंदी इंग्लिश को मिलाकर और इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है साइंस का, 100 नंबर की होती है वो और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ और मैंने 10th में ही पढ़ी थी साइंस, उसके बाद नहीं पढ़ी। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था कि मैं कैसे करूँ, इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और क्लासेस ली पूरी, नोट्स किए इसके बनाए पूरे अच्छे से, जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसकी पढ़ाई की और फिर मैंने अपना मेंस दिया। मैं मेंस देने के बाद सैटिस्फाइड थी कि ये मेरा मेंस अच्छा हुआ है। उसके बाद इसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू के वक़्त क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया था, तो मैं इसमें नर्वस थी। उसके बाद मैं जब इंटरव्यू देने अंदर गई, तो 5 पैनलिस्ट थे, सब लोग सवाल कर रहे थे। इंटरव्यू चल ही रहा था कि उसी बीच एक बहुत ही मोटा काला चूहा मेरे पैरों के बीच से चला गया और मेरा तो मोमेंटम ही बिगड़ गया बिल्कुल। पैनलिस्ट तो हालाँकि उन्होंने लाइटर नोट पे लिया, वो लोग हँसने लगे, बट मेरे लिए वो मोमेंटम ब्रेक हो गया था। उसके बाद खैर पूरा इंटरव्यू हुआ, मैं बाहर आई, तो मेरे लिए मेरा इंटरव्यू ये वाला अच्छा हुआ था और मुझे उम्मीद थी कि मेरा अच्छे मार्क्स आएँगे इसमें। उसके बाद आता है रिज़ल्ट का दिन।
तो वेस्ट बंगाल का रिजल्ट पहले आया था, मैं फ़ोन में कुछ कर रही थी और अचानक से मेरी दोस्त का कॉल आता है कि तज़ीन तुम्हारी सेकंड रैंक है। तो मैंने बेझिझक उससे बोल दिया कि प्लीज़ मज़ाक नहीं अच्छा लगता इन सब चीज़ों पे, सीरियस मैटर है। उसके बाद उसने बोला कि मैं क्यों मज़ाक करूँगी, तुम खुद ही देख लो। मेरे लिए ये चीज़ मानना आसान नहीं था क्योंकि जब मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहे थे, तो सेकंड रैंक तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे ही हो गई मेरे लिए। फिर उसने मुझे पीडीएफ सेंड की और मैंने पीडीएफ देखी और मेरी सेकंड रैंक थी वहाँ पर। ये मोमेंट ही मुझे सिंक इन करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी सारे इमोशंस मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। उसके बाद ये खुशी थी, फिर चंद दिनों बाद एक और खुशी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे बिहार का रिज़ल्ट आना था और बिहार का रिज़ल्ट डायरेक्ट साइट पे अपलोड नहीं हुआ था, न्यूज़ पे पहले आ गया था कि टॉप 20 में 16 महिलाएँ ये सब। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी कि क्या मैं इनमें हूँ कि नहीं। फिर जब फाइनली उसकी पीडीएफ मैंने देखी तो यहाँ पे मैंने अपने आप को 20th रैंक पे पाया। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मिक्स इमोशंस लेकर आई थी। मैं खुश थी, सैटिस्फाइड थी, मेरे इतने सारे जो स्ट्रगल थे वो वर्थ हो गए थे। मेरे फैमिली वाले बहुत खुश थे और उन्होंने भी पूरा स्ट्रगल देखा मेरे साथ। सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। बट मैं कहीं न कहीं काफ़ी इमोशनल थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस कर रही थी। उनकी वजह से ही मैं यहाँ थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक बनाया। उनका ही ख्वाब था जो शायद मैं आज जी रही थी और उस भीड़ में मैं उन्हें नहीं पा पाई, मैं उन्हें नहीं ढूँढ पाई। तो कहीं न कहीं वो मेरे अंदर वो जो एक इमोशन था, एक काइंड ऑफ आप उसको कह सकते हैं कि मुझे याद आ रही थी उनकी, वो चीज़ थी। बट थोड़ा-सा मेरे दिल में इत्मीनान भी था कि उन्होंने जितनी मेहनत की, इतने जो सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, मैंने फाइनली वो वर्थ इट किया। मैंने उनकी जो इतनी मेहनत थी उसको ज़ाया नहीं जाने दिया और आज मैं वो बनकर दिखा पाई उनको जो वो मुझे देखना चाहती थी। भले ही मेरी माँ आज मेरे पास नहीं है बट मुझे पूरी श्योरिटी है कि वो जहाँ भी हैं मुझे देख रही हैं और शायद खुश हैं और मैं उन्हें कहीं न कहीं प्राउड करा पाई हूँ। सो दोस्तों ये थी मेरी लंबी सी कहानी शॉर्ट में और मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर कहूँ तो मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी मैं चाहती थी। लेकिन अगर कोई पूछे कि कैसी है तो बहुत अच्छी है। जो कहते हैं लोग कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। मेरी लाइफ उसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। अगर मैं वो चाहती, जो मैं बनना चाहती थी, अगर मैं वो बनती तो शायद आज मैं यहाँ आप सबके सामने भी नहीं होती। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी स्टोरीज़ देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वहाँ पे जब स्पीकर्स आते थे और अपनी इतनी सीरियस और इतनी डीप स्टोरीज़ लेकर आते थे, तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी उनसे कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन था। तो जोश टॉक्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो काफ़ी सारे लोगों की प्रेरणार्थक कहानियाँ हैं, जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, उन्हें मोटिवेशन दे सकती है, उनको लेकर आता है। तो इसलिए मैं जोश टॉक्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे भी ये मुकाम दिया कि आज मैं आप सबके सामने अपनी स्टोरी ला सकूँ। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू जोश टॉक्स फॉर दिस।